गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका सेशन जो है वो एनुअल फाइलिंग फॉर्म AOC 4 पे है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली फॉर्म जो है ड्राफ्ट करके दिखाया जाएगा न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। वेब बेस्ड फॉर्म जो अब MCA पोर्टल V3 पे हुआ है। AOC 4 करने से पहले कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे हैंड रेडी होनी चाहिए, वो चीज़ें आप नोट कर सकते हो। सबसे पहले जिस कंपनी का AOC 4 ड्राफ्ट कर रहे हैं उसका SIN नंबर, जो मैम गुड इवनिंग एवरीवन। वीडियो में आ रहा था ना? नहीं आया था। नहीं आ रहा था। मैंने रखा हुआ था साइड से। गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका सेशन जो एनुअल फाइलिंग फॉर्म AOC 4 पे है, जिस पे आपको प्रैक्टिकली फॉर्म न्यू पोर्टल जो MCA V3 पोर्टल है, जिस पे फॉर्म जो है वेब बेस पे शिफ्ट हुआ है, वो कैसे ड्राफ्ट होगा उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। बट AOC 4 ड्राफ्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस कंपनी का हम एनुअल फाइलिंग कर रहे हैं उसका SIN, वो आपको मास्टर डाटा से मिलेगा, वो भी हम आपको बताएंगे वो कैसे निकलेगा। सेकेंड थिंग जो आपके पास है, साइंड फाइनेंशियल्स होने चाहिए। न्यू फॉर्मेट के अब अकॉर्डेंस में हमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनीज के V2 पोर्टल पे अटैच होते थे, अब उनकी वर्ड फाइल होनी चाहिए। जैसे कि बोर्ड रिपोर्ट अगर है तो उसकी फाइनल वर्ड फाइल आपके पास होनी चाहिए। ऑडिटर रिपोर्ट की वर्ड फाइल होनी चाहिए। अगर CSR एप्लीकेबल है तो CSR रिपोर्ट आपके पास वर्ड फाइल में होनी चाहिए। सेक्रेटेरियल ऑडिट अगर एप्लीकेबल है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आपके पास वर्ड फाइल में होनी चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का जो फॉर्म AOC 2 है वो भी आपके पास वर्ड फाइल में होना चाहिए, क्योंकि इन सब को जब आप एप्लीकेबल पे यस करते हो तो इनके एक्सट्रैक्ट जो है फर्दर ओपन होते हैं, जिनको हमें प्रॉपरली ड्राफ्ट करना होता है। इसके बाद आपके पास डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसमें फाइनेंशियल्स जो अप्रूव्ड और साइन हुए हैं, वो वाली डेट आपके पास होनी चाहिए कि किस डेट पे वो साइन हो रहे हैं। जो डायरेक्टर्स उनको साइन कर रहे हैं उनके डिन नंबर आपके पास होना चाहिए। AGM की डेट, ड्यू डेट और किस दिन एक्चुअल में AGM हुई है। अगर कोई एक्सटेंशन कंपनी ने लिया है तो उसके भी रिगार्डिंग में आपके पास एक्सटेंडेड डेट और उसके अप्रूवल्स होने चाहिए। इसके अलावा अब सिमृद्धि, आप एक बार इनको प्रैक्टिकली स्टार्ट करके देखो। हमारे पास एक कंपनी है क्राइटन, उसका हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, साइन, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, एवरीथिंग। तो हम उसका ही फॉर्म अभी कंसिडर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये MCA की साइट है, इससे तो सब ठीक है, इसके तो सब अवेयर होंगे। उसके बाद हम पहले कंपनी का मास्टर डेटा खोल लेते हैं। MC सर्विसेज मास्टर डेटा सर्विसेज। ठीक है, ये कंपनी का पूरा मास्टर डेटा है। इसके अंदर तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाती है, डायरेक्टर्स की, चार्जेस की, सबकी। ये कंपनी का SIN है। ठीक है, अब हमें MCA V3 पे जाना होता है, वहाँ से हमारा V3 लॉगिन होता है। पर्टिकुलर कंपनी की हमारे पास क्राइटन की मेल ID है, तो हम सारे काम उसकी ID से ही करेंगे। कंपनी के केस में यूजर ID सेम होता है। टाइप कर दो हाथ से। नहीं, MCA का टेक्निकल एरर है। नहीं, वो पासवर्ड हाथ से टाइप करना। सेम नंबर ना, सभी सेम नंबर दोबारा कॉपी करो।
ये टेक्निकल एरर भी एमसी शो करता है। हाँ, हमने V3 लॉगिन कर लिया था। बेसिकली फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे OTP जाता है जिसकी पर्टिकुलर आईडी है, बट अभी हमारे पास ऑलरेडी सेव है तो वो डायरेक्टली ओपन हो गया है। ठीक है, अब एमसी सर्विसेज, कंपनी ई फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग्स में AOC4 में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑफलाइन, ऑनलाइन, NBFCs के लिए अलग जाता है, XBRL अलग होती है। हमारा नॉर्मल वाला AOC4 है। यहाँ से हम कंपनी का सिम कॉपी करके हम मर्लिन का बना रहे हैं। TP लिंक के कनेक्टेड है। वहाँ पे ये एडमिन चलेगा तो सर्वर नहीं चलेगा। सर्वर नहीं चलेगा, मेल खोल, मेल पे कर लो। धीरे चलेगा यहाँ पर। हो गया चलो। हाँ, बहुत कभी कभी वो सिम नहीं लेता है तो तुम कंपनी के नेम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी ऑथराइज कैपिटल डिटेल्स प्री फिल्ड होती है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो। कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी। फाइनेंशियल ईयर हम अब अभी कर रहे हैं 24-25। अब डेट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कराना होता है। ये उसी दिन की बोर्ड मीटिंग की डेट है। जैसे इसके अंदर हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी 12 जून को, तो हम वो डेट कंसिडर करेंगे इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 4-5 चीज़ें पूछता है। आपके प्रोविजनल है कि आप अभी तक आपने अडॉप्ट नहीं करे हैं, या फिर आपके अडॉप्ट है, या फिर आप रिवाइज फाइल कर रहे हो। हमारे नॉर्मल केस ही है, हम अडॉप्टेड ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कोई पहले फाइलिंग हुई नहीं है, नो। और क्या तुम्हारी एजीएम एडजन हुई है क्या? अगर कभी हम एजीएम एडजन करते हैं तो हम उसका एक्सटेंशन फाइल करते हैं जो 3 मंथ्स तक का होता है बस। ठीक है, अभी ऐसा कोई केस नहीं है तो हम नो करेंगे इसमें। अब ये पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्टर, मैनेजर, CFO जो भी है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करा है। ये तुम्हें कहाँ से मिलेगा कि किसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करा है? हाँ, फाइनेंशियल्स पे इन दो ने करा है, जैसे प्रफुल्ल और अनिल का। इसका डेन मुझे वहाँ लिखना होगा, मैन्युअली लिखना होगा, या हम कॉपी कर सकते हैं? कॉपी करते हैं, पर कॉपी करने के बाद कभी कभी नहीं लेता, वो तो मैनुअली देना पड़ता है। यही था, लेते हैं।
डेट ऑफ साइनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भी कोई डायरेक्टर कर रहा है साइन तो वहाँ पे उसके नीचे डेट मेंशन होती है। ये डेट ज़रूरी नहीं है बोर्ड मीटिंग वाली भी हो, उसके बाद की डेट भी हो सकती है। मोस्टली केसेस में यही डेट होती है। सपोज़ कोई डायरेक्टर आपका बाहर है, यहाँ पे साइनिंग नहीं कर रहा है, तो वो तो सेम डे साइन नहीं कर सकता है, तो हम उसके पास कॉपीज भिजवाते हैं, वो साइनिंग करके देता है, तो वो उस दिन की डेट लिखता है। ठीक है, इसके अंदर 12 जून ही है। मेरी बहन बड़ी हुई बेटा मोबाइल डायरेक्टर की क्या डेजिग्नेशन है, फाइनेंशियल्स में भी लिखा होता है। क्रॉस चेक करने के लिए हमेशा मास्टर डेटा कंसल्ट करना, बिकॉज बहुत बार फाइनेंशियल्स में गलत ध्यान रह जाता है, तो हमेशा इसे क्रॉस चेक करना। हमारे ये दो थे, प्रफुल्ल और अनिर्बाण, दोनों डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर एमसीए का एरर आ रहा है, नेम ही प्रीफिल नहीं हो रहा। ये प्रीफिल होता है। अभी साइट इशू की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं करा, जब आप डेन डालते हो तो डायरेक्टर का नेम प्रीफिल होता है। अभी साइट चल नहीं रही तो ये डेटा ले नहीं रहा है। ले ही नहीं रहा है। नेक्स्ट पेज भी नहीं होगा ना। पॉसिबल ही नहीं है बिना से ही है। उत्कर्ष, ये तुम्हारे टाइम पे तो एरर आया था ना नेम का, वापस से फॉर्म कर करा था। एक बार में नेम प्रीफिल नहीं हुआ था ना, मेरा तो हो गया था आज। और किसका नहीं हुआ था ना एक बार, तो वापस से फॉर्म बनाया था। यहाँ पे देखो ना, वाईफाई स्लो आता है तो इसलिए धीरे चल रहा है। मैंने एडमिन पे कर लिया। चेंज कर लिया नहीं। नहीं चल रहा क्या? नहीं, मुझे इसी चाहिए। नहीं चल रहा वहाँ मेरा, पता नहीं क्या हो गया। चलो तो नॉर्मल ही आ रहा है। शायद सिस्टम के लिए था होगा, आई डोंट नो।
फाइनेंशियल आते हैं आपके पास कुछ नहीं होता चेक कर रहे थे सही नहीं है तो हम लोग को तक हुआ मेजर का पता है मेजर बड़ी बात है ऑडिट करेगा इसलिए कहा हम ये नेक्स्ट अकाउंट चेंज कर जैसे साइट के लिए तो मेरे वो नोटिंग कर लेना उस चीज़ को जब हमें पता रहता है उसको पता रहेगा सही चीज़ तभी उसमें दिक्कत नहीं होती इसमें मैम आपने ब्रेव पे खोला थोड़ी है कभी है मैम? आपने ब्रेव पे खोली क्या कभी शरण की आईडी? उसका पासवर्ड क्या है? नहीं, ईशा मैम की आईडी का पासवर्ड मैं अपने रखती रहती है, पता नहीं क्या करती है। MCA साइट नहीं चल रही। चल रही थी यही सिस्टम पे तो चल रही थी मैम वेब बेस्ड फॉर्म है ना, ऑफलाइन वाला ट्रायल। ये ऑलरेडी फाइल फॉर्म है, इसका सब कुछ हो चुका है। इसके बाद अब इसी से करना है, ठीक है? तो कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी आगे कर दूँ बस। ठीक है। कंपनी का सिन डाला, ये डिटेल्स प्री फिल्ड हुई है सारी, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर हमने सेलेक्ट करा था, बोर्ड ऑफ, ठीक है? इसमें आता है ऑडिटर ने कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करे, वो वाली डेट आती है इसके अंदर, ठीक है? यहाँ पे डेट शो होती है, ऑडिटर जब भी साइन करता है वो यहाँ पे साइन, मतलब यहाँ पे उसकी डेट तुम्हें इजीली मिल जाएगी। सेम नहीं होती है, अलग डेट भी हो सकती है, ठीक है? फिर हमारी AGM कब हुई थी, उसकी डेट, ड्यू डेट क्या है? AGM की ड्यू डेट सबको पता है। और अगर कोई कंपनी की पहली बार फाइलिंग होती है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है? 31 दिसंबर, डेट भी बोल सकते हैं। एक्सटेंशन हुआ नहीं है। उसके बाद वेदर द कंपनी इज़ अ सब्सिडरी कंपनी। अब जो एंजिम है, वेदर द कंपनी, ये कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी है क्या? एंजिम कॉर्पोरेशन USA इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो यहाँ पे दोनों डिटेल्स फिल होती है। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है या आप किसी कंपनी के सब्सिडरी हो, दोनों की डिटेल्स यहाँ पे जाती है। जो एंजिम इंडिया है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, एंजिम कॉर्पोरेशन USA की। तो हमने यहाँ पे कंपनी का सिन डालते हैं, बाहर की कंपनी है, FRN होता है, तो वो तुम्हें क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। यहाँ पे डिटेल्स जाएगी और इसके अंदर हम डिटेल्स सेलेक्ट करते हैं। ये तुम्हें फाइनेंशियल से मिल सकता है। फाइनेंशियल्स के अंदर जब भी नोट्स पे जाओगे, बैलेंस शीट के नोट्स पे, शेयर कैपिटल के नोट्स के अंदर यहाँ पे लिखा होता है कि किसने कितनी होल्डिंग है। जैसे एंजिम कॉर्पोरेशन USA की 99% होल्डिंग है, तो ये कंपनी होल्डिंग हो गई, तो इसकी डिटेल्स इसलिए वहाँ पे जाएगी। इस कंपनी की और कोई सब्सिडी है नहीं। अब आता है ऑडिटर की डिटेल्स, SRN ऑफ ADT 1। ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए ADT 1 फाइल होता है, तो उस कंपनी का जो उस ऑडिटर अपॉइंटमेंट का जो फॉर्म का SRN है वो हम यहाँ पे डालते हैं। ये डिटेल्स अपने आप प्रीफिल्ड होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। लास्ट टाइम तक ये एडिटेबल था, हम एड्रेस चेंज कर सकते थे, बट अभी इस वाले फॉर्म में ये एडिटेबल नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स आती है, कंपनी इंडिविजुअल है, फर्म है, क्या है, एड्रेस आता है, सब चीज़ इसके अंदर है। अब ये आता है डिटेल्स ऑफ मेंबर्स साइनिंग ऑफ द अबव फर्म, किसने ये साइन करा है। ये मैनुअली आप टाइप कर सकते हो। ये कहाँ पे होगा, ये देखो, प्रवीण सेठिया ने साइन करा है इसको, जो पार्टनर है, तो ये तुम्हें वहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कंपनी की इंडस्ट्री क्या है, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल होता ही है। अगर किसी कंपनी के कंसोल भी होते हैं तो उसके अंदर तुम्हें यहाँ पे येस करना होगा, बिना येस करे कंसोल फाइल नहीं कर सकते हो।
ये चीज़ हमेशा याद रखना। यहाँ पे नो करा है तो इसमें कोई कंसोल नहीं है, अगर इसके कंसोल होते तो हम यहाँ पे येस करते, फिर ही कंसोल का फॉर्म खुलता है। पहले AOC 4 बनेगा स्टैंड अलोन, उसके बाद कंसोल का फॉर्म बनेगा, ठीक है। और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन है क्या, ये हम क्लाइंट से पूछते हैं। जैसे इस कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन है तो हम येस करके इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं, एड्रेस फिल करते हैं कहाँ पे मेंटेन है। अब आता है बैलेंस शीट। मोस्टली केसेस में लास्ट ईयर का डेटा प्री फिल्ड होता है, इसको नहीं चेंज करना होता है। बट सपोज इस साल कोई रीग्रुपिंग हुई है तो तुम्हें इस साल का डेटा कंसिडर करके डिटेल्स फिल करनी है और किस वजह से हुई है वो रीज़न यहाँ करना है। रीज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो रीज़न मेंशन करना, नहीं तो रीज़न मेंशन नहीं करना है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। अब हम हेड वाइज ही चलते हैं। जैसे इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ से पहला है शेयर होल्डर फंड, ये शेयर कैपिटल की बात करता है। बैलेंस शीट तुम्हारी राउंड ऑफ में होगी, AOC 4 फुल फिगर्स में जाता है, ठीक है। अब जैसे ये 466 है शेयर कैपिटल, इंटू तुम 1000 कर लो तो मैं यहाँ पे फुल फिगर का मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास इसकी एक्सेल अवेलेबल थी तो हमने उसके प्रॉपर फुल फिगर्स लिखे हैं। मोस्टली केसेस में एक्सेल नहीं होती है, बैलेंस शीट ही आती है साइन, तो उसी को तुम इंटू 100 जिस भी फॉर्म में है वो इंटू 1000 मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखोगे, ठीक है। जैसे 466 है, इंटू 1000 करके तुम अमाउंट वहाँ पे लिखोगे। अब ऐसा ही शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया। हेड वाइज चलते जाओ, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके बाद हमारे हेडिंग है, अगर ये हमें दिया हुआ होता है बैलेंस शीट में तो हम लिखेंगे, हमारे पास नहीं था ये अवेलेबल। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कंपनी में कोई चार्जेस होते हैं या कोई इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग होती है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पॉइंट कंसिडर होता है। किसी भी डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दे रखा है तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग बाइफरकेट होता है। इस कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है तो हमने यहाँ पे 0 करा है। अगर कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग होती तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। सेम गोज विद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। कंपनी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का अमाउंट है, ये 1643 और 1274। अब यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी दिया था बट ऐसा कोई यहाँ पे हेड नहीं है तो उसको हमने अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लिखा है। और यहाँ पे हमने मेंशन करा है कि ये पर्टिकुलर हेड है बैलेंस शीट में, हमने इसको अदर इसके अंदर कंसिडर करा है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन का हेड है जो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। अब है करंट लायबिलिटी, कंपनी में शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं है इसलिए 00 है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल का तुम्हें यहाँ पे बाइफर्केशन दे रखा है, MSME और अदर देन MSME दोनों का, ठीक है। यहाँ पे भी तुमसे बाइफर्केशन पूछता है, बैलेंस शीट में मेंशन है, तुम वहाँ से ले सकते हो। लास्ट टाइम तक इसकी एजिंग जाती थी, अब एजिंग नहीं जाती, ठीक है। एजिंग इन द सेंस लेस देन 6 मंथ्स का कोई अमाउंट होता है और मोर देन 6 मंथ्स का अमाउंट होता है। लास्ट ईयर के फॉर्म के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स की एजिंग होती थी, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स की होती थी, हाँ। उसके अंदर जो भी तुम्हारे लेस देन 6 मंथ्स है वो फॉर्म में अलग से जाते थे, मोर देन 6 मंथ्स अलग से जाते थे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं, हमने हटा दिया बाइफर्केशन, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी का ये रहा। अब इसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने अमाउंट रीग्रुपिंग करा था। कुछ अमाउंट इन्होंने जो था, जैसे इसमें अमाउंट था एम्प्लॉय बेनिफिट का इतना अमाउंट था जो लास्ट ईयर शो कर रहा था, पर इस साल इन्होंने वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में बाइफरकेट करा है। बेसिकली ये अमाउंट जो था लास्ट ईयर का वो लास्ट इस बैलेंस शीट से मैच नहीं हो रहा था बिकॉज इन्होंने ये अमाउंट उठा के ऊपर डाला था। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि रीग्रुपिंग कैसे हुई है, कोई मेजर है तो हम उसका यहाँ पे रिमार्क में लिखेंगे इस वजह से हुई है, ठीक है। ये पूरी तुम भरोगे, यहाँ पे तुम्हारा टोटल आ जाएगा। अब है नॉन करंट असेट पे है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है पहला, ये रहा 590, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटेंजिबल असेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ भी होता है बैलेंस शीट में मेंशन होता है, वहाँ से तुम्हें वहाँ देख के लिखना होगा। सेकेंड हमारा पॉइंट है डेफर्ड टैक्स असेट, यहाँ पर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट, ये सारी डिटेल्स ये वाली है जो यहाँ पे शो हो रही है हमें, इसको बस इंटू 1000 करके अमाउंट लिखा हुआ है। ये पूरा है टोटल असेट, टोटल लायबिलिटी मैच होना चाहिए। कभी कभी मैच नहीं होता है, 10 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का फ़र्क आता है तो वो हम एडजस्टमेंट खुद कर लेते हैं, मेजर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट का एडजस्टमेंट हम करके, जैसे पॉइंट का फ़र्क आ रहा है तो उसको तुम एडजस्टमेंट करके कर सकते हो।
अदर करंट असेट में एडजस्टमेंट दिखा दिया, अदर नॉन करंट में दिखा दिया, वो एक बार कंसल्ट करके प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है इसका ब्रेकअप। ये पहले पूछ रहा है तुमसे ब्रेकअप लॉन्ग टर्म बोरिंग अनसिक्योर्ड का। हमारी कंपनी में पे इसमें कोई अनसिक्योर नहीं था, इसलिए ये 0-0 हुआ है। बट अगर कंपनी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है अनसिक्योर, उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी, किससे है, बॉन्ड डिबेंचर से है, टर्म लोन से है, टर्म लोन में किससे है, बैंक से है या फिर अदर रिलेटेड पार्टी से। जो तुम्हारा डायरेक्टर लोन देता है वो मोस्टली अनसिक्योर्ड ही होता है, तो वो तुम्हारा आरपीटी का ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड पार्टी है, तो वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। ऐसे ही डिपॉजिट और ये सब तुम्हें नोट्स में बाइफर्केशन मिल जाता है किस किस से क्या क्या है। कुछ भी अगर तुम्हारी हेडिंग यहाँ पे फॉल नहीं कर रही है तो उसमें जाता है फिर वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस में, कि तुम्हारा ऐसा कोई पॉइंट है जो हेडिंग है जो इनमें फॉल नहीं हो रही है, उसको तुम दिखाओगे अदर लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। ये उसका टोटल आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोरिंग अनसिक्योर्ड। इस कंपनी में शॉर्ट टर्म भी नहीं है, सेम गोज विद जैसा लॉन्ग टर्म का बाइफर्केशन है वैसा ही शॉर्ट टर्म का बाइफर्केशन है, बिल्कुल सेम पॉइंट्स है, ठीक है। अब आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अनसिक्योर्ड। अब हमारी कंपनी में लोन्स एंड एडवांसेस था, इसके हम नोट्स पे चलते हैं। ये विजिबल है, ये है तुम्हारा लोन्स एंड एडवांसेस का अमाउंट, बैलेंसेस विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और इनकम टैक्स बैलेंसेस। यहाँ तो मैं अमाउंट दे रखा है, इससे नीचे बाइफर्केशन दिया हुआ होता है। अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, वो सिक्योर्ड की बात नहीं कर रहा है, वो अनसिक्योर्ड की बात कर रहा है। हमेशा हेडिंग पढ़ के नोट्स पे जाना, ठीक है। ये अनसिक्योर्ड की बात कर रहा है, हमारा फॉर्म भी यहाँ पे अनसिक्योर्ड की बात कर रहा है। अब वो किस में शो होगा, कैपिटल एडवांसेस है नहीं, रिलेटेड पार्टी से है नहीं, जो कि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से है, तो वो जाएगा अदर लोन्स एंड एडवांसेस पे, ठीक है। यहाँ पे उसका तुम यहाँ फिल करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये नीचे भी अपने आप रिफिल होता है। कुछ भी बैड डेट्स है कंपनी में, डाउटफुल डेट है, उसका नोट्स में दिया होता है, तो उसकी जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे शो होती है, ठीक है। डाउटफुल डेट का यही है नीचे, मतलब अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस तुम्हारा डाउटफुल हो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। अब है तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट। जैसे मैं बोल रही थी इसकी एजिंग जाती थी लास्ट टाइम तक, अभी एजिंग नहीं जाती है। ये सिंपल तुमसे पूछता है सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है या डाउटफुल है। ट्रेड रिसीवेबल का तुम नोट देखोगे, जैसे ये रहा, इस नोट के अंदर लिखा है अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड, ठीक है। अनसिक्योर्ड है तो डिटेल सारी अनसिक्योर्ड के अंदर जाएगी। कंसिडर गुड डाउटफुल, डाउटफुल कंपनी में कोई भी नहीं है, सिर्फ अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड है, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड। डाउटफुल होता तो मैं यहाँ पे भी मेंशन करती, सिक्योर्ड होता तो यहाँ पे भी करती, बट अब वो मुझसे सिर्फ अनसिक्योर्ड है मेरे पास, तो मैं यही शो करूँगी, एजिंग नहीं है, ठीक है। अब ये है फाइनेंशियल पैरामीटर्स। कंपनी में कोई ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव हुआ है क्या, उसकी डिटेल यहाँ पे जाती है। कोई शेयर एप्लीकेशन मनी गिवन हुई है, रिसीव हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, कोई रिफंड हुई है, उसकी चीज़ें यहाँ पे आएगी। कोई तुम्हारी जैसे इसके अंदर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, हमारी कंपनी है, इस पे इसने इसकी कैपिटल होल्ड कर रखी है, जो वो की 2 कंपनीज है हमारे पास, एनजेम और वो। ये 2 कंपनीज है जो बाहर के शेयर होल्डर्स है, मतलब ये कंपनीज बाहर की है, फॉरेन कैप, ये लोग फॉरेन के हैं तो इन्होंने यहाँ से होल्ड कर रखा है। एनजिन कॉर्पोरेशन यूएसए और इनग्राम माइक्रो यूएसए, ये इंडियन नहीं है, तो इन यहाँ पे वो डिटेल मांगता है पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी, तो वो इतनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय फॉरेन होल्डिंग या फिर सब्सिडरी। एक हमारी सब्सिडरी थी इसके अंदर, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, और जो एक और थी 100 ये वाली, इसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। ये इंडियन की बात नहीं करता है, सिर्फ फॉरेन कंपनी की बात करता है जिसने हमारी कंपनी में कैपिटल होल्ड कर रखी होती है, ठीक है। उसके बाद है अगर तुम्हारी कंपनी में कोई डिपॉजिट्स है, जैसे इस कंपनी के डिपॉजिट्स नहीं है, तो वो डिपॉजिट मैच्योर कब हुए, क्लेम कब हुए, कोई अनक्लेम है क्या, उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। डिबेंचर्स अगर कोई क्लेम्ड है पर तुमने पे नहीं करा है, वो यहाँ पे जाएगा।
उसके बाद कंपनी में कैपिटल रिजर्व है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट के अंदर मेंशन होता है क्या क्या रिजर्व आइटम्स है, उसके अंदर कैपिटल रिजर्व का भी मेंशन होता है। अगर यहाँ पे मेंशन होता तो हम लिखते, इसके बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे इसलिए 0 है। ठीक है, अब ये पॉइंट है ग्रॉस वैल्यू एज पर AS18, इसकी ये बैलेंस शीट का आइटम है। इसकी हेडिंग बात करती है एट द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 2 पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट और PNL के अंदर भी AS18 आता है, बैलेंस शीट के अंदर भी AS18 आता है। बैलेंस शीट के अंदर जो AS18 आता है वो एट द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आता है, एज ऑन 31 मार्च। ये चीज़ याद रखना, ड्यूरिंग द ईयर वाला कंसिडर नहीं करते हैं। जो बैलेंस शीट का आइटम है AS18 उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है, अब जैसे फाइनेंशियल्स में हमारी कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग थी नहीं, कोई शॉर्ट टर्म बोरिंग थी नहीं, और हम एक बार AS18 का नोट भी देख लेते हैं। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का होता है। हर बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें ये नोट मिलेगा जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज़ है यहाँ पे मेंशन होता है, उनसे हमारा क्या रिलेशन है मेंशन होता है, सब चीज़ें। इसके अंदर हमारी रिलेटेड पार्टी है जैसे इनग्राम माइक्रो क्या है, वो होल्डिंग कंपनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन है, जैसे हमारा सेल ऑफ सर्विसेज है इनग्राम से, वो यहाँ पे मेंशन है। परचेज़ यहाँ पे मेंशन है, परचेज और सेल PNL के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं है, तो इसलिए वो बैलेंस शीट के हेड में नहीं आएंगे। सपोज़ यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग होती, कोई लोन्स होता, कोई लोन्स एंड एडवांसेस होता RPT से, तो हम उसको हमारी बैलेंस शीट के आइटम में लिखते, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारा कोई RPT का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 मेंशन करा है। आगे समझ, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इसके बाद बोरिंग है, फोरफिटेड शेयर्स है। अब एक पॉइंट आता है इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। कंपनी ने एक कंपनी को लोन दे रखा है, वो तुम्हारे इंटर कॉर्पोरेट बोरिंग है, डिपेंड करता है सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, वो तुम्हें पता चल जाता है। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आती है। उसके बाद वारंट्स और ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सब चीज़ें हैं। अब आता है कंपनी की नेटवर्थ। कंपनी की नेटवर्थ कैसे निकलती है? नेटवर्थ की बात करी मैं, टर्नओवर की बात नहीं कर रही। वो शेयर कैपिटल में दे रखा होता ना, शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सर्प्लस, इसमें से क्या डिडक्ट करना है या क्या ऐड करना है? नेटवर्क शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व एंड सर्प्लस, उसमें मैम जो ड्यूरिंग द ईयर वो होता है शेयर होल्डर फंड तो खुद ही नेटवर्थ हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐसे नेटवर्थ निकलती है। इसमें से मिसलेनियस आइटम एक्सपेंसेस होता है, डेफर्ड टैक्स जो एसेट साइड का लेस होता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद ही करता है सिक्योर्ड लोन। कंपनी में कोई चार्जेस क्रिएट है क्या, ये हमें कंपनी के मास्टर डेटा से भी पता पड़ सकता है कि कंपनी में चार्जेस क्रिएट है या नहीं है। बहुत सारे बैलेंस शीट्स में कभी कभी ना चार्जेस वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, या तो करते हैं और हमारा फॉर्म फाइल नहीं होता है। कोई भी चार्ज शीट होता है उसके लिए CHG1 फाइल होता है। ठीक है, अब सपोज़ इस कंपनी में सारे चार्ज सेटिस्फाई है तो कोई इशू नहीं है, तो फिर हमारे पास नहीं है। सपोज़ अगर ये कोई चार्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ होता तो ये मेरी बैलेंस शीट में शो करता और मैं उसको वहाँ सिक्योर लोन में कंसिडर करती। हमेशा बैलेंस शीट को क्रॉस चेक करना कंपनी के मास्टर डेटा के चार्जेस से, कि कौन से चार्ज चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं। कोई सेटिस्फाई हो गया तो उसका CHG4 फाइल हुआ ही नहीं हुआ है, वो हमें क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, अब है ये डिटेल्स है तुम्हारी ग्रॉस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ये चीज़ें तुम्हें इसके नोट से मिल जाती है। इसका नोट्स है इधर। ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक, वो तुमसे वहाँ पे ग्रॉस की बात कर रहा है। ग्रॉस ब्लॉक का ये रहा टोटल। ठीक है, 31 मार्च 25 का ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन का भी ये रहा, तो हमें ये डिटेल्स यहाँ पे लिखनी होती है इधर। ठीक है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हुआ है रिटर्न ऑफ, वो यहाँ पर आता है।
नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारी शेयर कैपिटल रेज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। शेयर कैपिटल कैसे बढ़ सकती है? राइट इशू, बोनस इशू, पब्लिक इशू, किसी भी चीज़ से शेयर कैपिटल बढ़ सकती है ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई इशॉप इशू हुआ है, स्वेट इक्विटी कुछ भी हुआ है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाती है। अगर कंपनी में कुछ भी हुआ है तो ये तुम्हें कैसे पता पड़ता है? बैलेंस शीट के अंदर नोट्स आता है ड्यूरिंग द ईयर कितनी, क्या स्टार्टिंग में कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ एड ऑन और एंड में कितनी है। ठीक है, ये देखो फाइनेंशियल ईयर स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑफ 31 मार्च 23 में इतनी है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ है तो क्लोजिंग भी इतनी है। कुछ होता है तो यहाँ पे लिखा होता है। मोस्टली केसेस में जब ट्रांसफ़र भी होता है ना तो भी डिटेल्स यहाँ मेंशन होती है। अब इस कंपनी में एट द बिगनिंग यही है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी नहीं हुआ है हमारा, तो क्लोजिंग भी हमारा सेम आ गया। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। इस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। उसके बाद ये नोट तो पहले होता था, स्पेसिफाइड बैंक नोट वाला, ये अब तो होता ही नहीं है ना ये वाला पॉइंट। ये 2018 तक का है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम का नोट है ना ये। अब है कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी पे कॉस्ट रिपोर्ट एप्लीकेबल है क्या? कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ोगे, स्टार्टिंग में मतलब ऑडिटर रिपोर्ट आती है, इसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होती है। कंपनी पे कॉस्ट रिपोर्ट एप्लीकेबल है क्या, डिपॉजिट है क्या, डिविडेंड है क्या, सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी हम चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी पे एप्लीकेबल है या नहीं है। हमारी कंपनी में कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं था इसलिए हमने नो करा है। एप्लीकेबल होता है येस करके चीज़ें ओपन होती है, हमें वो चीज़ें फिल करनी होती है। ठीक है, अब है हमारा P&L। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टर्नओवर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बाइफर्केशन होता है बैलेंस शीट के अंदर कि किससे आए, सेल ऑफ सर्विसेज है, गुड्स है, किससे है। ठीक है, नोट 17 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जूम कर देती हूँ। इसमें लिखा है सेल ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज से हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है हमारा, इसलिए हमने बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखा है सेल और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन है डोमेस्टिक टर्नओवर है या एक्सपोर्ट टर्नओवर है। हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है, हमारा बाहर से जनरेट हुआ रेवेन्यू। डोमेस्टिक होता तो तुम यहाँ पे लिखते हैं किससे हुआ है, वो भी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अदर इनकम, कंपनी में अदर इनकम है क्या, अदर इनकम का भी बाइफर्केशन होता है। इंटरेस्ट की इनकम हो गई, रेंटल हो गई, डिविडेंड हो गई, ये सारी अदर इनकम के अंदर आती है। अदर इनकम का बाइफर्केशन ये रहा, इंटरेस्ट इनकम ये रही। ठीक है, और मिसलेनियस इनकम इधर है। इंटरेस्ट इनकम हमने यहाँ पे शो कर दी और जो हमारे पास हेड नहीं है वो हमने अदर्स में शो कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अंदर ये हेड होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सारे पॉइंट्स कंसिडर है। ये तुम्हें कहाँ से मिलेंगे, P&L के नोट्स में मेंशन होता है। हमारा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहले फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। हमारा कोई भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अदर एक्सपेंसेस में मिल सकता है या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मिल सकता है। बाइफरकेट करके यहाँ पे लिखना है, जो अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है वो हम डिडक्ट कर देंगे, डबल अमाउंट शो नहीं करेंगे। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मतलब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो भी हो गया। ठीक है, पेमेंट टू ऑडिटर्स, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर। नोट नंबर 21। अदर एक्सपेंसेस के अंदर सारी डिटेल्स है, ऑडिट फ़ी, टैक्स ऑडिट फ़ी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। इन तीनों को तुम ऐड करोगे, तुम्हारा ऑडिटर का रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। रेंट भी यहाँ पे मेंशन है, इंश्योरेंस भी यहाँ पे मेंशन है, और भी बहुत चीज़ें होती है जैसे पावर एंड फ्यूल हो गया, बहुत सारी हेडिंग्स होती है वो भी यहाँ पे मेंशन होती है।
हमने इंश्योरेंस का अमाउंट, ऑडिटर का अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है, अलग से है पेमेंट टू ऑडिटर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, तो हम इसको हाँ अदर एक्सपेंसेस में से माइनस करके लिखेंगे, ड्यूअल अमाउंट शो नहीं करेंगे, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट हमारी पीएनएल के उसमें थी और डेप्रिसिएशन भी ऊपर था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद ठीक है, ये एक्सपेंसेस हो गए। ये तुम्हारा निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर पीएनएल, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। यहाँ पे कंपनी में कोई भी टैक्स है, करंट टैक्स हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, वो हमारे पास पीएनएल में मेंशन होता है। जैसे करंट टैक्स ये रहा, इसका अमाउंट आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स है, इसका अमाउंट आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये अलग से हेडिंग वहाँ पे नहीं है, जो अर्लियर ईयर्स में टैक्स था, तो उसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे शो करते हैं इसके अंदर हेडिंग्स में, ठीक है। और फिर ये ऑटो कैलकुलेटेड होता है अमाउंट। उसके बाद अगर कोई तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये सब पीएनएल में मेंशन होता है, हम यहाँ पे डिटेल्स उसकी फिल करते हैं, ये सब अमाउंट ऑटो कैलकुलेटेड होता है। तुम्हारा पीएनएल का अमाउंट इससे मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हो रहा है तो ऊपर के अमाउंट में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम भी एक बार खुद क्रॉस करके देखना, कभी कभी ऑडिटर भी थोड़ा गलत कर देता है, तो उससे तुम्हें क्रॉस करके देखना होगा अमाउंट प्रॉपर मैच है या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आता है। ईपीएस है, ईपीएस हमारे पास यहाँ पे मेंशन होता है नीचे, जैसे 439 और 403 है, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है इसको, हमने पॉइंट्स में कंसिडर करा है पर वो राउंड ऑफ है, ठीक है। अब ये आता है डिटेल्स ऑफ अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इसका भी तुम्हें बाइफर्केशन लोन में नोट्स में मिल जाता है। ये रहा, जैसे अभी क्या बात करता है, अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों के डिटेल्स पूछता है जो तुम्हारी फॉरेन से हुई है, बाहर से हुई है तुम्हारी, ठीक है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई थी, हमने सेल करा था, टेक्नोलॉजी सेल हुई थी यहाँ पे, इनकी इन्फॉर्मेशन हमने आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी, उसके बिहाफ पे हमें इतना जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे अदर इनकम में। सपोज तुम्हारी रॉयल्टी से हुई है, इंटरेस्ट से हुई है, तो तुम उसके पर्टिकुलर हेड में डालोगे। अगर कोई हेड मेंशन नहीं होता है तो हम अदर इनकम वाले हेड में लिखेंगे, अदरवाइज उसके पर्टिकुलर हेड में जाएगा। ये चीज़ तुम्हें बैलेंस शीट में इजीली नोट्स में अवेलेबल होती है, और अगर अवेलेबल नहीं होती है हमें क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करके पूछना पड़ेगा कि किस चीज़ से तुम्हारा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंपनी में कोई एक्सपेंडिचर नहीं था तो हमने इसलिए 0 यहाँ पे करा है। अगर एक्सपेंडिचर होता तो भी उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल पैरामीटर है पीएनएल के, ऊपर आए थे बैलेंस शीट के, ये है पीएनएल के ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। पीएनएल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड इन द सेंस 24-25 के अंदर के ट्रांजैक्शंस, वो होता है एज ऑन डेट वाला बैलेंस शीट वाला, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, कंपनी ने कोई डिविडेंड प्रपोज किया होता है तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ईपीएस हमारा ऑटो कैलकुलेटर, मतलब ऊपर से ऑटो कैच होता है, वो हमें ये फिल नहीं करना होता है। इनकम इन फॉरेन करेंसी, ये भी ऑटो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, वो नीचे ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है। उसके बाद है एक्सपेंडिचर कुछ हुआ नहीं, रेवेन्यू है नहीं, रेंट पेड। रेंट पेड तुम्हारा अदर एक्सपेंसेस के अंदर था, तो अदर एक्सपेंसेस से रेंट पे तुम यहाँ लिखोगे। अब आता है नोट तुम्हारा AS18 का, रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, इसके लिए हम AS18 के नोट पे जाएंगे वापस। ये रहा AS18 का नोट। जैसे इसमें हमारी सेल ऑफ सर्विसेज हुई है, परचेजेज हुई है, दोनों अमाउंट ऐड करके हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर सपोज ये रेंट पेड भी तुम्हारा रिलेटेड पार्टी से होता तो वो यहाँ पे ऐड होता। वो चीज़ें तुम्हें AS18 में मिल जाती है, जो भी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो AS18 में मेंशन होंगे, ठीक है। कौन सा पैरामीटर किसमें जाएगा? हाँ, जैसे ड्यूरिंग द ईयर वाला जो था वो PNL है, और जो एज ऑन डेट है वो बैलेंस शीट का टाइम है। पीएनएल में कौन सा देंगे हम? सपोज डायरेक्टर्स पूरा सब कुछ एक साथ ही दिया हुआ है, तो वो आइडिया दे दो एक बार। पीएनएल में कौन से वाले ट्रांजैक्शंस जाते हैं एंड बैलेंस शीट में कौन से ट्रांजैक्शन? सेल एंड परचेजेज एंड वो वाला। हाँ, जैसे हमने बैलेंस शीट में डिस्कस करा था, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग
लोन्स एंड एडवांसेस, बेसिकली जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं वो हम बैलेंस शीट में कंसिडर करेंगे। सेल परचेज, रेंट, डिविडेंड, रेम्यूनरेशन हमारे P&L के आइटम्स हैं, बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं हैं, तो वो हम P&L के नोट में कंसिडर करेंगे। जैसे तुम्हारा सेल है तो ये तुम्हारा P&L का आइटम है, तो ये तुम प्रॉफिट एंड लॉस वाले में कंसिडर करोगे। सपोज यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस दिया होता तो तुम उसको कहाँ कंसिडर करते? बैलेंस शीट में ऊपर, वो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये है तुम्हारा किससे, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज से जनरेट हुआ है, टर्नओवर पूछता है ये यहाँ पे। जैसे हमारा जो था, हमारा एक ही सर्विसेज से जनरेट हुआ था, ये तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो नोट हमने देखा था अभी, उसके अंदर मेंशन होता है। सपोज यहाँ पे एक एक्टिविटी की जगह 2 एक्टिविटी से जनरेट होता है हमारा रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे 2 एक्टिविटी लिखते हैं। ये जो पर्टिकुलर कोड हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये NPCS और ITC कोड होते हैं। ये तुम अगर गूगल पे मेंशन करोगे, मैं एक बार खोल भी देती हूँ। नोटिफाइड कोड्स होते हैं, ITC फॉर गुड्स, NPCS इज फॉर सर्विसेज, ठीक है। सो MCA ने नोटिफाई करी थी लिस्ट, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी आपका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट है तो आप ITC कोड में जाएंगे, सर्विसेज है तो NPCS में जाएंगे, ठीक है। वो सर्च करके वो कोड वहाँ से मिल जाएंगे आपको, पूरे लिस्ट। समटाइम्स फॉर्म में स्पेसिफिक मांगता है NIC कोड 2008, MCA के फॉर्म्स में ही होता है, कुछ फॉर्म्स में NIC कोड मांगता है। NIC कोड इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। NIC कोड में दोनों मर्ज होते हैं। NIC कोड हो गया 2008 कोड सेपरेट है, ठीक है, उसमें दोनों मर्ज होते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। NPCS इज फॉर सर्विसेज एंड ITC इज फॉर गुड्स। वाला खुल नहीं हुआ है, क्या डाउनलोड ही नहीं हुआ है ये हमारे पास। छोड़ दो, वो बाद में सर्च कर लेंगे। तीनों नाम लिख लिया ना, तीनों में वो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। उसका टर्नओवर यहाँ पे आता है, उससे हमें कितना जनरेट हुआ, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग कितना है। ये हमारा है कोड, पहले हम लिखते हैं 4 डिजिट का कोड आता है, उसके अंदर 2 कोड होते हैं, एक 4 डिजिट का होगा और एक 8 डिजिट का होगा। ये मेन हेड होता है, ये उसके नीचे की सब हेड होता है। जैसे ये हमारा मेन हेड था, अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विसेज, उसका कोड है ये वाला, और उसके अंदर हमारी क्या एक्टिविटी हुई, जैसे हमारी IT सर्विसेज की थी, तो वो कोड, उसका पूरा कोड ये वाला है। वो तुम्हें उधर बाइफर्केशन मिल जाता है, लिस्ट जब खोलोगे ना उसके अंदर सारा बाइफर्केशन है, ठीक है। जैसे इसने ये नीचे लिखा भी है कि तुम यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो लिस्ट। उसके बाद रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब इस कंपनी पे हमने नो इसलिए करा है बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है, इसका होल्डिंग सब्सिडी का केस था, तो इस वजह से इस पर एप्लीकेबल नहीं था। बट अगर जैसे हम AOC 2 बना रहे हैं, हम रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, यहाँ पे येस करेंगे। यहाँ पे येस अगर नहीं करोगे तो AOC 2 का एनेक्शन नहीं खुलेगा, यहाँ पे येस करने पर ही आगे वो ऑटोमेटिक खुलेगा, ठीक है। अभी हमने नो करा इसलिए हमारा AOC 2 का एनेक्शन नहीं खुला था। ऑडिटर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जाएगी। हाँ, एक पॉइंट आता है ये कैग वाला, इस पर कुछ टिक नहीं करना होता है, इस पर कुछ टिक मत करना, नहीं तो वो फॉर्म वैलिड नहीं माना जाता। हाँ, और अगर इस पर टिक हो गया तो फॉर्म वापस से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब है CSR की एप्लीकेबिलिटी सबको पता है। हम CSR एवरी ईयर देखते हैं या फिर अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो हर साल होता है? एवरी ईयर ऐसा है ना, 3 साल के लिए मतलब एप्लीकेबल हो जाता है, चेंज हो गया, अमेंडमेंट आ गई, हर साल चेक करना। 2022 में अमेंडमेंट आया जिसमें ये रूल हट गया, हर ईयर देखना 3 इयर्स वाला एवरी ईयर देखना। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर देखती है, ठीक है। सेक ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो येस करोगे, नहीं तो नो करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर येस करेंगे तो हमारा एनेजर खुलता है कि ऑब्जर्वेशंस है या नहीं है, क्या ऑब्जर्वेशंस है, कौन साइन कर रहा है, उसका क्या मेंबरशिप नंबर है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आती है। जैसे ऊपर स्टैट ऑडिटर की आती थी वैसे नीचे सेक ऑडिटर की, ठीक है। अब इसके अंदर अटैचमेंट्स है, फाइनेंशियल अटैचमेंट फाइनेंशियल्स हमें यहाँ अटैच करने होते हैं, जो हमने यहाँ पे अटैच करे हैं। ऑडिटर रिपोर्ट, इसका फॉर्मेट भी एक बार देख लो। ऑडिटर रिपोर्ट आती है, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट आता है,
P&L कैश फ्लो अगर एप्लीकेबल है कंपनी पे तो कैश फ्लो, उसके बाद इसके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और सारे नोट टू अकाउंट्स आते हैं। हमने इसके अंदर नोटिस और ये सब भी अटैच कर रखा है, नोटिस बोर्ड रिपोर्ट पूरा मतलब पूरा सेट इसके अंदर अटैच है। Because there is reason to that. 134 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करनी है AOC4 में एंड 134 के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड्स योर बोर्ड रिपोर्ट एंड नोटिस ऑफ AGM। ठीक है, सो सेक्शन 134 बोलता है उसके अकॉर्डिंग करनी है AOC4 में अटैचमेंट, इसीलिए इसमें पूरा बच गया है एंड आपको हर AOC4 में सब कुछ अटैच करना है। इवन AOC4 XBRL जो बायर है उसमें भी साइंड मैंडेटरी हो गया आपके साइंड फाइनेंशियल अटैचमेंट, पहले नहीं होता था, सिर्फ XML फाइल आती थी। ठीक है, उसमें भी साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच करना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हमारा हो गया। नीचे आता है डायरेक्टर कौन से रेजोल्यूशन नंबर से और कौन सी बोर्ड मीटिंग से ऑथोराइज है फॉर्म साइन करने को। ये जैसे इसमें हमने 2021 की बोर्ड मीटिंग लिखी है बिकॉज हमने उसी टाइम इसको ऑथोराइज़ किया था कि अब से सारे फॉर्म्स के लिए ये रेजोल्यूशन नंबर और ये डेट क्या है। ठीक है, मोस्टली केसेस में तुम्हें मिल सकता है कि अभी जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें हमने रेजोल्यूशन नंबर और डेट कंसिडर करेंगे, तो ये वहाँ से मिलता है डिटेल्स। उसके बाद फॉर्म कौन साइन करेगा, डायरेक्टर, डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना, दिन लिखना। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे इस पे एप्लीकेबल था तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफाई करता है या फिर CA करता है, CMA करता है। तो मतलब ईशा मैम ने करा था फॉर्म सर्टिफाई, तो मैम का एसोसिएट फेलो ध्यान रखना और CO भी मेंशन करना। ठीक है, ये है हमारा AOC4 का पूरा। अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। एक ना मेरे को ना कल बच्चे प्रपोज डिविडेंड में डाउट आया था। हाँ, जैसे प्रपोज डिविडेंड में मतलब कुछ और अमाउंट है उसमें और मैं बैलेंस शीट में देखने प्रपोज का क्या मतलब है मुझे ये बता। कितना ये मैं इस साल फॉर्म बना रही हूँ, प्रपोज डिविडेंड मेंशन है। प्रपोज का तो क्या मतलब निकालेगा, पहले का आगे का, इसलिए तेरा मैच नहीं हुआ। तू कंसिडर कर रहा था बैलेंस शीट में ढूंढने की, प्रपोज डिविडेंड होगा जो अभी डिक्लेयर हुआ वो अमाउंट आ गया। दैट इज प्रपोज डिविडेंड हाँ। ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर में आपका 24-25 में 23-24 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करा होगा, वो वाला 24-25 में मैंने पे करा, वो मेरे 24-25 की बैलेंस शीट में आ रहा है। ठीक है, 23-24 के लिए जो AGM में 24 सितंबर में मेरी AGM हुई उसमें मैंने डिक्लेयर किया डिविडेंड, रिकमेंड किया बोर्ड ने, वहाँ पे वो अप्रूव हुआ, वो मेरा मार्च एंडिंग 25 जो आएगा उसकी बैलेंस शीट में आएगा। सो दैट इज योर प्रपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, वो बैलेंस शीट में आता है जो मेरा पिछले साल का था। ठीक है, ठीक है, और इस साल जो आप प्रपोज कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर की फाइलिंग में जाएगा। अब हम इंटरिम और फाइनल दोनों आते हैं। नहीं, ये सिर्फ ऑप्शन देता है प्रपोज डिविडेंड, उसके अंदर आप टोटल फाइनल वाला लिखोगे, जो एंड वाला होता है ना वो वाला। और इंटरिम वाला तो ऊपर शो होता ही है वैसे भी, पैरामीटर्स रिजर्व्स एंड सरप्लस के नीचे लिखा होता है उधर फाइनल डिविडेंड। अब इसके बाद AOC4 के बाद तुम्हारा खुलता है ऑडिटर रिपोर्ट एक्स्ट्रा, ऑटोमेटिक ओपन होता है, आगे प्रोसीड का ऑप्शन आता है, फिर ये वाला खुलेगा। हाँ, AOC4 हर पॉइंट पे सेव करना होता है, बैलेंस शीट भरी सेव, P&L भरा सेव, उसके बिना आगे प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट खुलता है ये ऑडिटर रिपोर्ट का एक्स्ट्रैक्ट। लास्ट टाइम तक ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ अटैचमेंट अटैच होता था ऑडिटर रिपोर्ट का, बट अभी ये फॉर्म ओपन होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कंपनी से कि हमें आप वर्ड फॉर्मेट प्रोवाइड करो ऑडिटर्स रिपोर्ट का, जिससे हमारा इजीली कॉपी पेस्ट हो जाए, मतलब हमें प्रॉब्लम ना आए देखने में। सबसे पहले कंपनी का नेम, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर जो हमारा मिल जाएगा, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, यहाँ पे हेडिंग मेंशन है ओपिनियन, यहाँ पे तुम एज इट इज़ उठा के इसको यहाँ पे मेंशन करोगे कंपनी का ओपिनियन। नंबरिंग याद रख ढंग से मेंशन करना, 1.1 2.2, ठीक है। उसके बाद है बेसिस ऑफ ओपिनियन, मेंशन है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, एज इट इज़ यहाँ पे जाएगा। उसके बाद है एम्फेसिस ऑफ मैटर, अगर ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन है अलग से हेडिंग करके ऐसा कुछ, तो यहाँ पे लिखोगे इस ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन नहीं है, तो हमने इधर नॉट एप्लीकेबल लिखा है। उसके बाद है की, सेम गोज विद दिस ऑल्सो, की ऑडिट मैटर्स मेंशन है ऑडिटर रिपोर्ट में तो लिखोगे, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अदर इन्फॉर्मेशन, ये कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशन 4th पॉइंट से, हाँ ये 4th पॉइंट पूरा ये कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशन है, इसको तुम यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। इसके अंदर वर्ड लिमिट होती है 70 वर्ड्स की, उससे ज़्यादा ये फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट तुम लिख सकते हो एज पर अटैच ऑडिटर रिपोर्ट।
कंपनी में क्वालिफिकेशन अगर होती है, अगर कोई ऑडिटर क्वालिफिकेशन देता है वो तुम्हें ऑडिटर रिपोर्ट से पता पड़ जाता है। यहाँ पे वो मेंशन करके देगा तुम्हें कि इस कंपनी में ये है, हम इसकी क्वालिफाइड रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं। वो तुम्हें ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ने पर समझ आ जाएगा कि कंपनी ने ये फुलफिल नहीं करा है, कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, वो सब मेंशन होता है। और अगर कंपनी में कोई क्वालिफाइड ओपिनियन है उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी और उस पर बोर्ड ने क्या कमेंट करा है वो सब चीज़ें जाती हैं। ठीक है, अब है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे जाएगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरे हेड 8, 9 पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, एज इट इज़ हेडिंग है हमारे पास। स्टेट अदर मैटर्स एज पर रूल 11। अब ये है एज पर रूल 11 कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स। इसके तुम कंपनीज एक्ट में जाके देखोगे, उसमें पर्टिकुलर आइटम्स दे रखे हैं कौन से रूल 11 के अंदर फॉल होते हैं। जो भी आइटम्स रूल 11 के अंदर फॉल होते हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे हम जब ऑडिटर रिपोर्ट पे जाएंगे, हमारा ये वाला पॉइंट रूल 11 के अंदर मेंशन है। पॉइंट एफ, जैसे ये रहा पॉइंट एफ के अंदर लिखा है कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ रिपोर्टिंग अंडर रूल 11G। 11G के अंदर फॉल कर रहा है, हमारा रूल 11 के अंदर फॉल कर रहा है। जो भी पॉइंट्स रूल 11 के अंदर फॉल कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। सिर्फ रूल 11 की, वो स्पेसिफिकली रूल 11 की बात कर रहा है। तुम्हें ऑडिटर रिपोर्ट में से देख के लिखना होगा कौन कौन से रूल 11 के अंदर फॉल कर रहे हैं। डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया, वो भी इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर हमारा हेडिंग है यहाँ पे एनी अदर मैटर्स कुछ है तो यहाँ पे इसमें नहीं थे, नॉट एप्लीकेबल। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये पूरी तुम्हारी हेडिंग है यहाँ से लेके एंड तक। ठीक है, ये पूरा नहीं आया था इसके अंदर, तो हमने लिखा है रिमेनिंग पार्ट एज पर अटैच ऑडिट रिपोर्ट, और एज एन अटैचमेंट हमने ऑडिटर रिपोर्ट अटैच कर दी थी। अब आता है कारो की एप्लीकेबिलिटी। ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन होता है कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। जैसे इसके अंदर मेंशन है कि पैराग्राफ 3 और 4 कंपनी पे एप्लीकेबल है कारो के। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर कारो एप्लीकेबल है हम वहाँ पे येस करके कारो के पॉइंट्स फिल करते हैं। कारो की रिपोर्ट ऐसी आती है पूरी नीचे। अगर कारो की रिपोर्ट ऑडिटर ने नहीं दी और ऊपर लिखा है कारो एप्लीकेबल है तो तुम्हें ऑडिटर से मांगनी होगी कि हमें कारो की रिपोर्ट दो। ठीक है, अरे ये पर्टिकुलर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला हो गया, इन्वेंट्रीज के बारे में हो गया, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, वो सारी इसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर ही हेडिंग्स खुलती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब तुम्हें यहाँ से पढ़ के पता पड़ेगा कि कंपनी का फेवरेबल है, कंपनी पे नॉट एप्लीकेबल है या क्या है। इसके अंदर कंपनी पे फेवरेबल है कि कंपनी ने प्रॉपर मेंटेन कर रखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको फेवरेबल रिमार्क करा है। इन्वेंट्रीज कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, वहाँ पे मेंशन है कंपनी ने कोई लोन नहीं दिया है, क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। जैसे ये रहा, देखो द कंपनी डज नॉट हैव एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेट क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कंपनी पे जैसे ये रहा इन्वेंट्री वाला पॉइंट कि कंपनी कोई होल्ड नहीं करती तो कंपनी पे ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कर रखा है क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे पे जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे फेवरेबल है, अनफेवरेबल है वो यहाँ पे जाता है, एप्लीकेबल है तो क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। ये 3 ऑप्शन देता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, क्लॉज नॉट एप्लीकेबल। तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के पता पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, ये भी तुम्हारा यहाँ पे मेंशन होता है कंपनी पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन अटैचमेंट में ऑडिटर रिपोर्ट अटैच करना, और ये बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ डायरेक्टर साइन, ये ऑडिटर रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट है। और फिर बोर्ड रिपोर्ट, नेम ऑफ द कंपनी, वेदर कंपनी ओपीसी और स्मॉल कंपनी, यहाँ पे येस एंड नो पे टिक करना। हमारी ओपीसी स्मॉल कंपनी है, ये नहीं है, होती तो येस करते हैं, ये नहीं है क्योंकि इसमें होल्डिंग सब्सिडी का केस है। ठीक है, कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है ड्यूरिंग द ईयर, हम बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, कितनी बोर्ड मीटिंग हुई है, कितने डायरेक्टर्स ने अटेंड करा है, किसने अटेंड नहीं करा है, सब कुछ हम मेंशन करते हैं। इस बोर्ड कंपनी में 4 बोर्ड मीटिंग हुई थी, दो डायरेक्टर्स थे, दोनों ने अटेंड करी थी मीटिंग, उसकी अटेंडेंस यहाँ पे रही है। ठीक है, कमेटी मीटिंग कोई होती है जैसे एनआरसी, ऑडिट कमेटी, सीएसआर कमेटी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाती है।
उसके बाद है DRS, ये भी हम ऑडिटर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं, वो एज इट इज़ यहाँ पे जाता है। उसके बाद है कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं हुआ, उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कंपनी पे है तुम्हारे, तो उसका डिस्क्लोजर जाता है, हमारे कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है। NRC कंपनी पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे जाएगा, नहीं है, नहीं जाएगा। इसका नोट जाएगा जो हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखते हैं कि 178 सेक्शन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, जो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। ऑडिटर का रिमार्क, इस कंपनी में कुछ था ही नहीं रिमार्क, इसलिए नो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। अब है तुम्हारा लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी से रिलेटेड 186 का जो कंप्लायंस होता है। अगर कंपनी ने कुछ करा है, सपोज बोरोइंग या मतलब लोन गारंटी करा है, कुछ भी करा है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। ये हमें कैसे पता पड़ेगा? इसका फॉर्म फाइल होता है MGT 14, मोस्टली केसेस में फॉर्म फाइल होगा, तुम्हें मिल जाएगा। नहीं होता है, सपोज ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करा है, तुम्हें शो हो रहा है बैलेंस शीट से, लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल से हुआ है, तो तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा। बिकॉज अब ये फॉर्म मांगता है कि वेदर वो एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे लिखा है वेदर और नॉट 60% एक्सीड या नहीं, तो तुम यहाँ पे टिक करोगे, अदरवाइज तुम टिक नहीं करोगे। ठीक है, उसकी पूरी, अगर हम यहाँ पे येस करते हैं तो सारी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स यहाँ पे जाएगी, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, कब हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था फॉर MGT 14, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। अब उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, कंपनी क्या काम करती है वो चीज़ें जाएगा। कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है, जो हम बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करते हैं स्टार्टिंग में, वो चीज़ें यहाँ पे जाएगी। उसके बाद हमारे कंपनी ने कोई रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करा है क्या, अगर कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होता है, हमें बैलेंस शीट से पता पड़ता है, हम उसको बोर्ड रिपोर्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख कर यहाँ पे उसका अमाउंट स्पेसिफाई करते हैं। बेटा कितना टाइम आपकी सेशन होगी? सो 20 मिनट्स मैं आपका करूँ इसका मुझे 10 मिनट। अब अगर कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे जाएगी और अमाउंट यहाँ पे जाएगा। कोई भी मटेरियल चेंज हुआ है कंपनी पे जिसका इम्पैक्ट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होना जैसे कंपनी में हो रहा है, उससे कोई फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे। मोस्टली केसेस में कभी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा, MOA ऑल्टर हुआ है, तो उसको जैसे कोई मटेरियल चेंज में कंसिडर हम कर लेते हैं, बट वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये तुम मांगता है कि उसका कोई फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इसमें है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ये भी हम मेंशन करते हैं। CSR, अगर इस कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होता तो हम डिटेल्स टिक करते। अब ये यहाँ पे एक्चुअली ये ग्रे फील्ड एरिया है, अगर CSR एप्लीकेबल होता, हम स्टार्टिंग में जो हमने फॉर्म में देखा था वहाँ पे येस या नो करते हैं, येस होता तो यहाँ पे डिटेल्स होती, अदरवाइज ये ग्रे फील्ड है, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, रूल 8A के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन क्या है, एनर्जी का कंजर्वेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स जो हम लिखते हैं। कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज, आउटगो और इनगो क्या है, वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं। इस कंपनी में कोई था नहीं सब्सिडियरी एसोसिएट का, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया है। और ये बेसिकली पॉइंटर्स है जो तुम लोग करते हो, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में लिखोगे कि कंपनी के कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का क्या स्टेटस है, तो तुमने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में। उसके बाद कंपनी पे 148 कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी का क्या है, जैसे हमारी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, हम बोर्ड रिपोर्ट में लिखते हैं, तो हम वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे। IBC के रिगार्डिंग क्या है, हमारी कंपनी IBC में तो नहीं है, कुछ मैटर तो नहीं चल रहा है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वैल्यूशन में अगर कोई डिफरेंस आए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और ये समरी हाईलाइट है। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिट एप्लीकेबल था नहीं, इसलिए 00 आया है। और अब कब इस साल से मतलब बोर्ड रिपोर्ट में नए चेंजेस हुए हैं, जैसे पॉश का पॉइंट ऐड हुआ है, जेंडर डाइवर्सिटी ऐड हुआ है, और मटर्निटी बेनिफिट ऐड हुआ है। कंपनी में हम पूछते स्टार्टिंग से क्लाइंट से कि कोई कंप्लेन हमें रिसीव हुई है क्या, कंप्लेन रिसीव हुई है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई ड्यूरिंग द डिस्पोज ऑफ हुई है उसकी डिटेल्स जाती है, और रिमेनिंग कितनी है वो यहाँ पे जाती है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी ने कंप्लाई करा है, एप्लीकेबिलिटी चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का बाइफर्केशन जाता है हमें, इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में जब भी तुम बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करो उससे पहले क्लाइंट को मेल डालो कि ये पॉइंट्स ऐड ऑन हुए हैं, हमें इसकी डिटेल्स चाहिए, मेल फीमेल कितने हैं कंपनी में, उसका प्रॉपर बाइफर्केशन हमारे पास जाता है। ठीक है,
अब जो भी मैटर्स बोर्ड रिपोर्ट हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। अब जैसे MOA AOA का पॉइंट हो गया, ऑडिटर का पॉइंट हो गया, विजिल मैकेनिज्म का पॉइंट हो गया, उसकी कोई पर्टिकुलर हेडिंग नहीं है, तो तुम्हें बोर्ड रिपोर्ट ऑप्शन देता है कि जो भी तुम्हारे ऊपर कवर नहीं हुए आइटम्स उसको तुम नीचे लिखोगे। हमारे 15 ऐसे आइटम्स थे जो ऊपर कवर नहीं हुए बोर्ड रिपोर्ट में, तो उसको हमने यहाँ पे उसकी हेडिंग मेंशन करी है कि ये पर्टिकुलर आइटम्स हैं जो हमारे बोर्ड रिपोर्ट में ऊपर नहीं हो पाए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन करा है, इसकी डिटेल्स को, ठीक है। और यहाँ पे हम बोर्ड रिपोर्ट अटैच कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर AOC2 रिलेटेड पार्टी का एप्लीकेबल होता, उसका एनेक्शर भी खुलता, CSR एप्लीकेबल होता, उसका एनेक्शर भी खुलता, और सेक ऑडिट का MR3 था तो उसका ऑडिट का हाँ इसी में आ गया था, वो शायद अलग से नहीं खुलता। CSR AOC2 इनके एनेक्शर अलग से खुलते, अगर कंपनी पे एप्लीकेबल होते, तो अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए वो पर्टिकुलर एनेक्शर्स नहीं खुले। इसमें एक्चुअली वर्ड लिमिट है, इसलिए हमने हेडिंग लिखी। तो पर्टिकुलर जैसे मेरा 4th पॉइंट बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन था बट यहाँ नहीं है, उसके लिए हमने अकॉर्डिंगली नंबरिंग करी है कि बोर्ड रिपोर्ट का 4th पॉइंट है तो हमने यहाँ पे 4th पॉइंट मेंशन करा, 8th पॉइंट वो वाला है तो हमने 8 पॉइंट मेंशन करा। इन सब की वर्ड लिमिट होती है। बोर्ड रिपोर्ट हमने अटैच करी, इसलिए ये हमारी बोर्ड रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे इसका 4th पॉइंट है MOA वाला, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुआ है तो हमने यहाँ पे मतलब प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है। रजिस्टर्ड ऑफिस और अपन ऊपर मटेरियल चेंजेस में नहीं लिखा उसमें, उससे कोई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलर आइटम्स है जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट है?